नहीं है। आ जाइए। मान लीजिए दो सेट दिया हुआ है और इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ सेट डिफाइन कर रहे हैं ए इंटू बी। तो इसका सिंपल ये मतलब होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, वन का टू के साथ, देन वन का फोर के साथ, देन टू का टू के साथ, फिर टू का बनेगा फोर के साथ, देन थ्री का टू के साथ एंड थ्री का फोर के साथ। ये हो गया ए इंटू बी। अगर बी इंटू ए डिफाइन करे तो कितना होगा? ऑर्डर्ड पेयर में टू को पहले लिखिए, टू का बनेगा वन के साथ, फिर टू का ऑर्डर्ड पेयर टू के साथ, फिर टू का थ्री के साथ, देन फोर का बनेगा वन के साथ, टू के साथ और थ्री के साथ। इस तरीके से ए इंटू बी डिफाइन हुआ। ये बताइए, अगर ए के अंदर पी एलिमेंट्स है, बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? थोड़ा सोचिए, देखो वहां से फिगर आउट करो। पी इंटू क्यू एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी पी क्यू। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ऐसे लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? देर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या होगा ये कोई ना कोई सबसेट होगा। इट इज अ सबसेट ऑफ। सबसेट भी एक सेट ही होता है कि नहीं? तो रिलेशन बेसिकली क्या है? एक सेट है। रिलेशन एक सेट है जो डिफाइन किया जाता है किससे किसमें? किसी एक सेट से दूसरे सेट में। और रिलेशन जो सेट बोल रहे हैं वो बेसिकली एक सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो बोलेंगे रिलेशन ए से बी में डिफाइन हुआ है। और अगर आर जो है वो
बी क्रॉस ए का सबसेट है तो बोलेंगे रिलेशन बी से ए में डिफाइन हुआ है। इन जनरल ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होता है। इन जनरल किसी स्पेसिफिक केस में हो सकता है, बट इन जनरल ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझ में आ रहा है बात? जरा ध्यान देना। ए क्रॉस बी ही लिखो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, पता है ना ये बात? जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2,3 और 3,2 सेम पॉइंट नहीं होता, वैसे ही 1,2 और 2,1 सेम नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। किसी खास कंडीशन में इक्वल हो सकता है, बट इन जनरल इक्वल नहीं बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आर हमने एक डिफाइन किया, एग्जाम्पल के लिए समझो, इसी के लिए मान लो हमने आर इक्वल टू डिफाइन किया क्या कि भाई देखो 1,2 है और 3,2 है, 3,4 है। ये बताओ सबसेट क्या होता है भाई? सबसेट क्या होता है? सिंपल, अगर आप याद करो सेट थियरी थोड़ा, तो कोई सेट गिवन रहता था, उसी के कुछ एलिमेंट्स को यूज करके हम एक नया सेट बनाते थे, तो उस सेट को क्या बोलते थे? ओरिजिनल वाले का सबसेट, है ना? इस सेट के अंदर ये भी एक सेट ही है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। तो इस सेट के अंदर ये क्या है? एक एलिमेंट है। ये क्या है? एक एलिमेंट है। और ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। तो इन तीन एलिमेंट्स को यूज करके इसी का एक सबसेट तैयार कर लिए। इस सबसेट को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से। और यही आर क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। यही आर क्या कहलाएगा? रिलेशन। सो रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो क्या बोलेंगे? रिलेशन किससे किस में डिफाइंड है? ए से बी में। अगर बी क्रॉस ए का सबसेट है तो बी से ए में। इतना सिंपल है। रिलेशन माने क्या? मोटा मोटी समझिए, सेट ही है वो, एक सबसेट। सबसेट भी एक सेट ही होता है, पता है ना? हाँ, तो रिलेशन मोटा मोटी समझिए एक सेट है, या यूं बोलिए कि सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। अब रिलेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो दो तरीके से इसका नोटेशन ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन लिखा हुआ आर इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर का ही कलेक्शन है, ध्यान से देखो। रिलेशन आर जो है वो एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट है, ध्यान से देखो। ऑर्डर्ड पेयर का ही तो कलेक्शन है। सेट को लिखने का दो तरीका होता था। एक होता था टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते थे, और एक होता था सेट बिल्डर फॉर्म। याद है? तो ये सेट हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। आर एक सेट है ए कॉमा बी का, सच दैट आगे डिफाइन करेंगे कि भाई ए और बी है क्या, है ना? तो इसमें ये है कि ए जो है उसी में डिफाइन करो, उसी वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है? उसमें ए क्या है? ए लेस देन है, ओके, ए लेस देन है बी, जिसमें ए सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट। इस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन माने क्या? सिंपल बोल चाल के भाषा में रिलेशन क्या बोलते हो? कि कुछ एक स्टेटमेंट जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहा है। रिलेशन का तो यही ना मतलब है मोटा मोटी, कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यही कहानी है। यहां पे हम एक स्टेटमेंट से ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं कि ए क्या होना चाहिए? बी से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का। और बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। तो बताइए, अगर इस रिलेशन को हम प्रॉपरली लिखना चाहें, ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इस रिलेशन का टैबुलर फॉर्म देखें तो क्या मिलेगा? बताइए जल्दी से, क्या कहना चाह रहा है ये? वन किसके साथ रिलेटेड होगा? बताइए। वन रिलेटेड होगा टू के साथ भी, और साथ ही साथ
4 के साथ भी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, उसी में 2 किसके साथ रिलेटेड होगा? 2 के साथ रिलेटेड नहीं होगा। 2 किसके साथ रिलेटेड होगा? 4 के साथ। फिर 3 किसके साथ रिलेटेड होगा? 4 के साथ। क्या बोल रहा है? सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से कम होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ हो गया, 1 का रिलेशन 4 के साथ हो गया। 2 का रिलेशन 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि इसके साथ बराबर हो जाएगा फिर। तो जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट यहां है, उस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए क्या बोल सकते हैं? आर का वैल्यू ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये इसी का सबसेट नहीं है? ध्यान से देखो, इसके सारे एलिमेंट्स हैं कि नहीं उसमें। आप यूं सोचो ना कि अगर इसके एलिमेंट्स को इसके किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट करोगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें तो प्रेजेंट होगा ही होगा, होगा ना, क्योंकि इसमें सारा पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। तो जो भी आप रिलेशन डिफाइन करो ए से बी में, उसके सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होंगे? इसमें होंगे। समझ आ रहा है बात? इसीलिए जो रिलेशन जो भी डिफाइन करोगे आप, इसी का क्या होगा? एक सबसेट होगा। रिलेशन का सिंपल मतलब क्या है? किसी स्टेटमेंट से हम एक सेट के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये सिंपल कहानी। एक तरीका ये हुआ रिप्रेजेंट करने का, एक दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ए आर बी, डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं इसको। इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इधर वाला अगर ट्रू है तो इधर वाला ट्रू हो जाएगा, और इधर वाला अगर ट्रू है तो इधर वाला ट्रू हो जाएगा। इधर वाला फॉल्स है तो इधर वाला फॉल्स, इधर वाला फॉल्स है तो इधर, वाइस एंड वर्सा जिसको बोलते हैं ना। तो ये मान लीजिए तब होगा जब a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी इज, मान लो लिख दिए, इवन होना चाहिए। ये एक रिलेशन है, ये स्टेटमेंट से a और b रिलेटेड है, और रिलेशन डिफाइन किया गया है a से b में, या ऐसे लिख दो, a सेट a का एलिमेंट है और b सेट b का एलिमेंट है। समझ आ गया ये? तो अब फिर से ये दूसरे ढंग से लिखा हुआ रिलेशन, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा? एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? अगर इसी को हम टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो वहां से देखिए, 1 का रिलेशन इवन तो नहीं आएगा, 2 से भी जोड़ोगे तो नहीं होगा इवन, 4 के साथ भी इवन नहीं, 1 + 2 3, 1 + 4 5। देन 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, बढ़िया। और 3 का रिलेशन नहीं होगा। तो ये रिलेशन हुआ। समझ आ रहा है बात? इस तरीके से रिलेशन डिफाइन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और बताना, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होंगे? नॉन एम्प्टी माने एम्प्टी रिलेशंस भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं बोल दिया, यहीं पे मान लो अगर लिख देता कि a प्लस बी का वैल्यू 10 होना चाहिए, तो कितना क्या क्या आता आर के अंदर? देखो 5 आ जाता है ना, कुछ नहीं आता फिर। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस का बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम ध्यान से देखें इसमें, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, इसी एग्जांपल से समझते हैं। ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का बात करें तो कितना होगा? ये याद है? अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता था? 2 टू द पावर n। इसका डेरिवेशन भी आपको पता होगा आई थिंक। कितने लोग को नहीं पता है डेरिवेशन 2 टू द पावर n का? तो तुम लोग क्या पढ़े पीएनसी में बताओ? यही ना करते थे कि n एलिमेंट में से किसी 0 एलिमेंट्स का सबसेट बना लिए। n एलिमेंट्स है, उसमें से किसी 0 एलिमेंट्स का कितना सबसेट होगा? विच इज n c 0।
एन एलिमेंट्स है तो एक एक एलिमेंट का भी सबसेट बना सकते हैं। कितने टोटल ऐसे सबसेट्स बना सकते हैं? NC1 जोड़ दो, फिर आगे इसी तरीके से NC2 NC3 से लेके NCN तक, और NC0 से NCN तक का वैल्यू 2 to the power n। ये डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला है। समझ आ गया? चलो उसी चीज को यहां पे हम रिकॉल करते हैं। अगर 6 एलिमेंट्स है बच्चे इसमें, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 6। उसमें से नॉन एम्प्टी कितना होगा? एम्प्टी एक होता है 5, उसको माइनस कर दो तो 2 to the power 6 -1। समझ गए? ऐसे ही अगर A इंटू बी में P इंटू क्यू एलिमेंट्स है, तो बताइए नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम A to B कितना हो गया? 2 to the power PQ -1। समझे? और नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस 2 to the power PQ। लेकिन इन जनरल ज्यादातर हम रिलेशंस बोल रहे, पेज पीछे करूंगा चिंता नहीं करना, नंबर ऑफ रिलेशंस बोल रहे तो नॉन एम्प्टी ही कंसीडर करते हैं ऐसे। चलो सवाल है, ए के अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है और बी के अंदर मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है, तो फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं बताइए? क्या बोलोगे कि भाई देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 12। तो ये कितना हो सकता है? ये कितना हो जाएगा? अच्छा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी भी मेंशन कर ही दो। नंबर ऑफ, ये भी मेंशन कर ही दो क्वेश्चन में, नॉन एम्प्टी कितना हो जाएगा बच्चे बताइए? 2 to the power 12 -1। -1 अलग है, पावर में नहीं है -1, है ना? तो ये हो गया सिंपल। यहां तक बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? चलो जल्दी से नोट डाउन करो तो इसको। थर्टी फोर हो गया, सो 37 तक लिख लेना।
3 मिनट में। बाई चांस अगर किसी के को लिखना थोड़ा छूट जाता है तो पैनिक नहीं करना, पीडीएफ तो जा रहा होगा ना। हाँ, तो पैनिक करने का जरूरत नहीं है, या फिर आजू बाजू में देख के नोट डाउन कर लेना, है ना। पैनिक करने का जरूरत नहीं कि छूट गया छूट गया। ये हैबिट अभी हम लिखने का तेज बनाएंगे तो इसका बहुत फायदा मिलेगा हमें। एक तो बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल छूटेंगे नहीं, नंबर वन। नंबर टू, जेई मेन और एडवांस में टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा स्किल है। कई बार ऐसा होता है कि बनने लायक भी क्वेश्चंस टाइम के कमी की वजह से नहीं हो पाता है ना। ये बहुत ही क्रूशियल चीज है, इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ही इनफैक्ट जब आईआईटी का एग्जाम दे रहा था तो उसमें हुआ था, केमिस्ट्री का पोर्शन कुछ कुछ छूट गया था और उसमें कुछ बनने लायक क्वेश्चंस थे। तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। हैबिट वाली बात है, डेली प्रैक्टिस करेंगे फास्ट लिखने का तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा माइंड के साथ। कितने लोग को अभी भी टाइम चाहिए? कितने लोग अभी भी लिख रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा कर देना। सब लोग लिख लिए? बहुत बढ़िया, गुड। इसमें एक और बात हम लोग समझ लें, अभी वैसे फंक्शन पे आएंगे तो ज्यादा उसको डिटेल में बात करेंगे हम लोग, वही चीज हम लोग को पढ़ना है ज्यादा डिटेल में। बट फिलहाल थोड़ा समझ लीजिए, ए से बी में जब रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है तो सेट ए को हम बोलते हैं डोमेन, DOMAIN। बात करेंगे इस पे, लिखने का जरूरत नहीं है, खाली सुन लो। पैकेज में लिखा हुआ इसलिए बोल दे रहे वर्बली। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। एक और वर्ड है रेंज। रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होता है, हो भी सकता है बट इन जनरल सेम नहीं होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए, ए क्या कहलाएगा? डोमेन। बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। बी से ए में डिफाइन होगा तो बी विल बिकम डोमेन, ए बिकम्स कोडोमेन। इस ऑर्डर्ड पेयर में वन को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। और बी को क्या बोलेंगे? इमेज। वन इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ, किसका प्री इमेज? टू का। एंड टू इज कॉल्ड इमेज ऑफ वन। सिमिलरली इस ऑर्डर्ड पेयर में वन विल बी कॉल्ड प्री इमेज ऑफ फोर, फोर विल बी कॉल्ड इमेज ऑफ वन। सिंपल है। वन को इनपुट, फोर को आउटपुट भी बोल सकते हैं बट कहीं लिखा हुआ ऐसा मिलेगा नहीं।
ऐसा लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लिखा हुआ मिलेगा आपको प्री इमेज और इमेज ही, बट ऐसे भी समझ सकते हैं 1 इज आवर इनपुट 4 इज आउटपुट, ऐसे समझ सकते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए। बात समझ आ गया? चलो आगे बढ़ा जाए। फिर एक होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो इस रिलेशन का हम इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन का अगर हम इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं, आर, ये पावर -1 नहीं है, ये सिंबल है किसका? आर इनवर्स का। जैसे साइन का साइन इनवर्स लिखते हो ना, तो साइन इनवर्स साइन पे पावर -1 नहीं है। ये जो लिखते हो आप, ध्यान रहे इसमें गलती ना हो, ये साइन पे पावर -1x नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड साइन इनवर्स x। वैसे ही ये क्या है? आर इनवर्स। आर इनवर्स का सिंपल मतलब ये होता है उल्टा डिफाइन करना। आर इनवर्स में क्या क्या आ जाएगा? 2 will be related to 1, this 2 will be related to 3 and this 4 will be related to 3। जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है उसको क्या कर देना? रिवर्स कर देना। मतलब डोमेन बिकम्स कोडोमेन एंड कोडोमेन बिकम्स डोमेन। यही क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना? इनवर्स हमें मेनली किसके लिए पढ़ना होता है? फंक्शन के लिए। मेनली क्या? फंक्शन के लिए। तो फंक्शन पे आएंगे तो हम इनवर्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए उतना बता दिया जितना आपके पैकेज में दिया हुआ है। हमें जेई मेन में क्या क्या सवाल पूछेगा? जेई मेन में इनवर्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन नहीं रहेगा। जेई मेन में आपको डोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इमेज, प्री इमेज ऑफ रिलेशन, इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा। कि किससे क्वेश्चन रहेगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है? आगे उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और एक क्वेश्चन श्योरली आना ही आना है। 2024 के जितने भी शिफ्ट के पेपर देखोगे एक क्वेश्चन मिलेगा रिलेशन का, सारे शिफ्ट के पेपर में मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। और बहुत छोटा टॉपिक है, अगले लेक्चर में रिलेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम सीधा फंक्शन पे आ जाएंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और एक क्वेश्चन आप इसमें मान के चलिए कि आप बना ही लोगे अगर थोड़ा ढंग से इसको समझ गए तो। मेनली किससे आएगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन से। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। पहला आइडेंटिटी रिलेशन, इससे भी सवाल नहीं आएगा, ये आपके पैकेज में है इसलिए बता रहा हूं, पर जानना चाहिए ये, इसका जरूरत, इससे पूछेगा नहीं मेंस में। इसके बाद 3 और टाइप्स हैं उससे पूछेगा, बट ये जानना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत सिंपल है। क्या? ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो और केवल खुद के साथ। कैसा रिलेशन? रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट is related to only itself। ओनली वर्ड लिखना है यहां पे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओनली इटसेल्फ एंड ईच, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 है और एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है सेट ए से सेट ए में। और मान लीजिए इसमें मैं एग्जांपल के लिए 3 रिलेशंस लिख रहा हूं। R1 है आपका, ये ही रिलेशन को फॉलो करके 3 रिलेशंस में लिख रहा हूं, नाम दे दिया R1 R2 R3, इसी को फॉलो करते हुए। तो R1 मान लीजिए है 1,1 2,2, इस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। एक दूसरा रिलेशन है जिसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है एंड 1,3 भी है।
और एक तीसरा रिलेशन है R3 जिसमें है 1,1, 2,2, 3,3। ये बताइए इसमें कौन आइडेंटिटी रिलेशन, जल्दी से देख के बताइए। थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, बट 3 3 से रिलेटेड नहीं दिख रहा है इसमें। क्या बोल रहा है? ईच, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। दो एलिमेंट तो खुद के साथ रिलेटेड, लेकिन तीसरा नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। सेकेंड वाला क्यों नहीं कहलाएगा? सब आपस में रिलेटेड है, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, लेकिन इसके अलावा भी एक इधर है, इसलिए 1 3 से भी रिलेटेड है। तो क्या लिखा हुआ यहां पे? ओनली इटसेल्फ, केवल खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगला है रिफ्लेक्सिव। आसान है ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इससे पूछेगा सवाल आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का मतलब, ध्यान सुनना, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत थोड़ा सा का फर्क है। ये ओनली वर्ड हट जाएगा यहां से रिफ्लेक्सिव में, बस इतना ही है। क्या है रिफ्लेक्सिव का मतलब? ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओनली इटसेल्फ वर्ड नहीं है, ओनली इटसेल्फ वर्ड नहीं है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में बताइए कौन कौन रिफ्लेक्सिव है? इन प्रीवियस एग्जाम्पल ईच, लेकिन है, ईच है, ईच है माने R1 नहीं है रिफ्लेक्सिव, 3 3 के साथ रिलेटेड नहीं है। तो क्या बोलेंगे? इन प्रीवियस एग्जाम्पल R2 एंड R3 आर रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है इसमें, उसके अलावा किसी और के साथ रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बाकी किसी के साथ हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक। फिर क्वेश्चन करेंगे एक साथ, जिसमें हम सब एक साथ देखेंगे कि इस रिलेशन में आइडेंटिटी है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक, सब एक साथ फिर बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस बहुत इजी है। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? जनरल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बोलेंगे हाँ रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होगा ही। बट ए इज ब्रदर ऑफ बी इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बी माइट बी सिस्टर ऑफ ए, है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक 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 नहीं हुआ। समझ में आ गया ये बात? समझ आ रहा है? a प्लस बी इज 6, ये सिमेट्रिक है। a प्लस बी अगर 6 है तो b प्लस ए भी 6 होगा। समझ आ रहा है बात? सिमेट्रिक क्या समझ में आ गया? इफ a इज समहाउ रिलेटेड टू b, देन b मस्ट बी रिलेटेड टू a, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशंस। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसी में से, इसी में से, इसी के करस्पॉन्डिंग, है ना? तो मान लीजिए R1 अगर एक रिलेशन है जो ऐसे इंडिकेट किया हुआ है कि 1 2 से रिलेटेड है,
टू टू से रिलेटेड है और टू वन से रिलेटेड है। वन टू से रिलेटेड है, टू थ्री से रिलेटेड है और थ्री टू से रिलेटेड है। दोनों में कौन सिमेट्रिक है जल्दी बताइए। R1 सिमेट्रिक है, वन टू से रिलेटेड है तो टू वन से भी रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है तो टू टू से, वो एक ही बात हुआ फिर तो। वो वन टू से रिलेटेड है तो टू वन से होना चाहिए था लेकिन नहीं है इसमें, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। टू थ्री से रिलेटेड है, थ्री टू से है, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है लेकिन इसके लिए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। समझ आ गया? चलिए लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए। 49 हो रहा है, 55 तक लिख लेना है। एक बार जरा पैकेज पास करना तो।
तो डन। कितने लोग को अभी भी टाइम चाहिए लिखने के लिए? कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी? आई वॉन्ट टू सी। सब लोगों ने लिख लिया है? छूट रहा है किसी का? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए अगर छूट रहा है तो। चलो बढ़िया। सो नेक्स्ट है, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है अगर ए बी से रिलेटेड है और बी अगर सी से रिलेटेड है, देन ए मस्ट बी रिलेटेड विद सी। ए मस्ट बी रिलेटेड विद सी तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये कैपिटल आर क्या डिनोट कर रहा है? रिलेशन। और ये दोनों आर रियल नंबर के सेट्स को डिनोट कर रहे हैं, है ना? चलो बदल देते हैं, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स भी हो सकता था, कंफ्यूजन नहीं हो आर में, इसलिए। तो ये बोल रहा है कि ए विल बी रिलेटेड टू बी। इस बात का मतलब ये होगा कि ए जो है वो बी से कम है। चलो ये समझ लो, इस बात का ये मतलब होगा। अब मुझे बताओ कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? सोच के देखो। आर का मतलब क्या है? ए विल बी रिलेटेड टू बी। इस बात का मतलब ये होगा कि ए बी से कम है। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? अब ऐसे इसको समझिए। मान लीजिए कोई एक नंबर है ए जो बी से कम है। मान लीजिए ए और बी रिलेटेड है आपस में। मान लीजिए कि ए और बी आपस में रिलेटेड है। इस बात का क्या मतलब हुआ? कि ए बी से कम रहा होगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए कि बी और सी भी आपस में रिलेटेड है। इस बात का क्या मतलब होगा? कि बी जो है वो सी से कम होगा। तो ये बताइए कि ए और सी में क्या रिलेशन निकल के आया? ए लेस देन है बी और बी लेस देन है सी, तो ए कम नहीं हो गया सी से? तो क्या बोल सकते हैं कि ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी? समझ आ रहा है? इसलिए ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव है। समझ आ गया? तो ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलो और एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार मान लो एक रिलेशन डिफाइन हो रहा अगेन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, और बोल रहे हैं कि a इज रिलेटेड टू b। इस बात का ये मतलब है कि a प्लस बी इवन है। a प्लस बी इज इवन। अब ये बताइए कि क्या ये ट्रांजिटिव है? सोच, पहले सोचो, थोड़ा आप लोग सोचो मन में या लिख के जैसे भी, और फिर मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। 1 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा इंटरप्रेट करो, बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना, नहीं तो अक्सर ट्रांजिटिव फिगर आउट करने में गलती हो जाता है।
बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं है? कितने लोग को आंसर आ रहा है ट्रांजिटिव? ओके, कितने लोग का आंसर आ रहा है ट्रांजिटिव नहीं है? कितने लोग का कुछ नहीं आ रहा आंसर? ट्रांजिटिव है। कैसे है ट्रांजिटिव? देखो, ए प्लस बी अगर इवन है बच्चे, इसका मतलब है ए रिलेटेड है किससे? बी से। इसी तरीके से मान लेते हैं कि बी सी से रिलेटेड है, तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी इज इवन। अब हमें क्या फिगर आउट करना है कि ए रिलेटेड है कि नहीं सी से, इस पे क्वेश्चन मार्क है। ये अगर आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर गड़बड़ है। तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो ए प्लस 2b प्लस सी हो गया एलएचएस में, और इवन को जोड़िएगा तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। इस 2b को इधर घटा दो, b नेचुरल नंबर है तो 2b एक इवन नंबर हुआ। उसको अगर इधर घटा दोगे तो a प्लस सी भी क्या आएगा? इवन नंबर ही तो आएगा। तो ए सी से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसको दूसरे ढंग से ऐसे समझो, एनालिटिकल मेथड से समझो। ए प्लस बी इवन होने का मतलब हुआ या तो दोनों इवन होगा या दोनों ऑड होगा। करेक्ट है? मान के चलते कि दोनों ही इवन है, दोनों ही इवन है। दूसरा केस भी ले लेंगे। फिर बी को तो हमने ऑलरेडी इवन मान लिया है, तो सी को क्या होना चाहिए? अगर बी प्लस सी को इवन होना तो इवन होना पड़ेगा। तो अब बताओ ए और सी क्या हो गया? ऐड होके इवन होगा कि नहीं होगा? चलो दूसरा केस अज्यूम करो कि नहीं भाई, ए ऑड है। ए अगर ऑड है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? ऑड होना पड़ेगा, तभी तो ऑड ऑड मिलके इवन होगा। एक ऑड और एक इवन होके तो ऑड हो इवन हो नहीं सकता है। तो बी तो पहले से ऑड ले लिए, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा? और ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा? इवन। तो इस तरीके से ये भी रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। क्या ये बात समझ में आ गया? सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जो भी रिलेशन तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation is called equivalence if it is reflexive, symmetric एंड, शॉर्ट में लिखा हूं सिमेट्रिक, समझ जाना। ट्रांजिटिव भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक ना? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों है कोई रिलेशन तो उसको क्या बोलते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स आ गया तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। समझ गए? चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, पता लगाते हैं। आप क्या करना, शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव को कैपिटल आर लिख देना, सिमेट्रिक को कैपिटल एस और ट्रांजिटिव को कैपिटल टी, और ट्रू फॉल्स करते जाना, मतलब सही गलत करते जाना। क्वेश्चन है, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ए क्या है? ए इज अ सेट ऑफ all possible lines in a given plane, in a given plane। सारे लाइंस एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे लाइंस का कलेक्शन जो है उसका सेट क्या है? उसका कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं? सेट ए। और एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है सेट ए से। सेट ए में बताना है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइंड, डिटरमाइन
द नेचर ऑफ आर इफ, इसमें पहला सवाल है लाइन L1 इज रिलेटेड टू लाइन L2। इसका मतलब ये है कि L1 पैरेलल है किसके, L2 के। तो बताइए क्या होगा, सब ऐसे बनाओ भाई कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, और इक्विवेलेंस। आप लोग शॉर्ट में RSTE भी लिख सकते हो, है ना। टिक, फॉल्स, क्रॉस या टिक क्या होगा, जरा सोच सोच के बताइए इसमें। एक पे भी अगर क्रॉस लग गया तो इक्विवेलेंस पे भी क्रॉस लग ही जाएगा। पूछिए, बताइए क्या होगा आंसर। इक्विवेलेंस आ रहा है, ऑल राइट। चलो बाकी लोग को भी थोड़ा टाइम देते हैं फिगर आउट करने का। हाँ जी। नहीं, B+C इवन मानना है, दो चीजें मानना है तब तीसरा प्रूव करना है। हाँ, दो चीज मान के रखना है और उससे अगर तीसरा आ गया तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है। कॉपी दिखाना जरा। हटाओ इसको, क्लास में ये सब लगा के नहीं बैठना। तो क्या खा रहा है, च्युइंगम? बाहर जा, फेंक क्या जल्दी। इधर इधर दिखाना जरा, इधर इधर इधर। क्या क्या टैब्स खुला हुआ जरा दिखाना। कोई भी टेबल पे फोन, ये बैग में होना चाहिए आपका फोन या पॉकेट में। किसी का भी अगर टेबल पे फाइंड आउट किया मैंने फोन, तो फिर फोन का लगेगा बोली। च्युइंगम फेंक के आओ, और दोबारा अगर पकड़ ली हम च्युइंगम खाते, क्या नाम है? निशांक राज। फोन रखिए बैग में, भागो जल्दी। बनाया सवाल तुम? पीछे जरा पेज पलट। नहीं नहीं, पीछे पेज पलटो तो सही।
चलो देखते हैं, ये बताइए कि कोई भी लाइन खुद ही के साथ पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हर एक लाइन अपने साथ रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रिफ्लेक्सिव हुआ। अच्छा ये मानिए, मान लीजिए एक लाइन L1 है जो L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगा? तो सिमेट्रिक है ना? बढ़िया। फिर ऐसे मानिए कि L1 L2 के पैरेलल है, ये मानना है अपने से। मान के चलिए कि L1 एक लाइन है जो L2 के पैरेलल है, और L2 एक लाइन है जो L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 और L3 भी पैरेलल होगा आपस में? खड़े हो जाओ। हाँ, बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं? क्या बोला मैंने अभी? जरा वही स्टेटमेंट रिपीट करो तो, मेरा लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने बोला। आगे बैठेगा अगली क्लास से? बैठ जाइए, बैठ जाइए। L1 जो है वो L2 के पैरेलल है मान लो, और L2 मान लो L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? L1 के पैरेलल एक L2 लाइन मान लीजिए, और L2 के पैरेलल कोई और तीसरा L3। तो L1 L3 भी आपस में पैरेलल होगा। ट्रू है, मतलब क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव है। तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है इसी में। L1 इज रिलेटेड टू L2 का मतलब है L1 परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे। अब इसमें आप बताओ कि इसी तरीके से ये फिगर आउट करिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है क्या नहीं है, फिगर आउट करिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। आर और एस होगा। आर कैसे होगा जी? चलो रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं, है रिफ्लेक्सिव या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी लाइन खुद ही के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। कोई भी लाइन खुद ही पे परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, L1 मान लो L2 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा? करेक्ट। क्या ये तो इक्विवेलेंस तो हट ही गया फिर। क्या ये ट्रांजिटिव है? दो पेन जरा पास करना जल्दी से। मान लीजिए एक ही प्लेन में बात कर रहा हूं, है ना, सेम प्लेन में। मान लीजिए L1 पे ये लाइन एक परपेंडिकुलर है, ये L2 है, ये L1 है। L1 पे एक लाइन L2 परपेंडिकुलर है, और फिर L2 पे एक तीसरा लाइन है L3 जो परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है आपस में? क्या है? पैरेलल है, इसलिए L1 और L3 आपस में रिलेटेड नहीं हुआ, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। कितने लोग का करेक्ट आ रहा है ये? बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक और सवाल लिखो फिर।
चलो इसको बताओ तो क्या है, फिगर आउट करिए इसको जरा। क्या ऑल हो गया? सिमेट्रिक तुम्हारा कैसे आ रहा है ये जरा बताना। आर और टी, बहुत बढ़िया। क्या कोई भी नंबर खुद ही से डिविजिबल होगा? करेक्ट है। ए अगर बी से डिविजिबल है तो क्या बी भी ए से डिविजिबल होगा? नहीं होगा ना। 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, वो तो फिर फ्रैक्शन हो गया, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। ट्रांजिटिव, ए इज डिविजिबल बाय बी, बी इज डिविजिबल बाय सी, माने ए का फैक्टर बी हो और बी का फैक्टर सी है, तो डेफिनेटली सी ए का फैक्टर होगा ही होगा, यानी ट्रांजिटिव भी है बट इक्विवेलेंस नहीं हुआ। सही है। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। ये जरा बताइएगा क्या है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है? नहीं है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक है। ए माइनस बी का अगर मॉड ऑड है तो बी माइनस ए का मॉड वैल्यू भी ऑड ही होगा। ट्रांजिटिव, देखो ऐसा समझो, ए माइनस बी अगर ऑड आ रहा है तो इसमें से कोई एक इवन होगा, कोई एक ऑड होगा। मान लो ए को इवन मान लिए, बी को ऑड मान लिए। फिर अगर बी और सी आपस में रिलेटेड है, बी को अगर ऑड मान चुके हो तो सी को इवन होना पड़ेगा। ए इवन है, बी ऑड है और सी इवन है, तो फिर से इवन माइनस इवन इवन हो जाएगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर से समझो, ए माइनस बी को ऑड होने के लिए इन दोनों में से किसी एक को ऑड होना पड़ेगा और एक को इवन। मान लीजिए ये इवन है, ये ऑड है, तो फिर बी माइनस सी को ऑड होने के लिए
बी तो चूंकि ऑड मान चुके हो तो इसको क्या होना पड़ेगा, इवन, और इवन माइनस इवन विल बिकम इवन। इसलिए अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी के साथ रिलेटेड नहीं होगा, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है। समझे? आपके पैकेज में दो और चीजें दिया हुआ है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस दिया हुआ है, उससे सवाल नहीं आएगा मेंस में। दिया हुआ है इसलिए मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूं, लिखने का जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक क्या है, ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड हुआ, ये सिमेट्रिक हो गया। और एंटी सिमेट्रिक का मतलब है ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सिंपल है ना? इसको बोलेंगे क्या, एंटी सिमेट्रिक। एक और चीज दिया हुआ है इक्विवेलेंस क्लास, ये आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास खाली 2 लाइन में डेफिनेशन ऐसे लिखा हुआ है, कुछ कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है उसको, उससे सवाल भी पैकेज में नहीं है और वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। वॉइड या एम्प्टी एक ही बात हुआ बच्चे, वॉइड सेट नहीं पढ़े हो क्या, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, वैसे नल सेट भी बोल सकते हो। तो वैसे वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन का मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। समझ गए? डीपीपी 1 आपका होमवर्क है, पूरा बना के आइएगा। चलो नोट करके एक और चीज लिखो, नोट करके लिखो, if a relation is defined on set A, if a relation is defined on, नोट करके लिखना, if a relation is defined on set A, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं स्टेटमेंट, इस बात का एक्चुअल मतलब क्या होगा, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए का क्या मतलब हुआ, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन ए से ए में ही डिफाइंड है, रिलेशन ए से ए में ही डिफाइंड है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। एक क्वेश्चन है आपके पैकेज में और इसी टाइप का क्वेश्चन अक्सर जेईई मेन में आजकल आ भी रहा है। क्या है सवाल, ऐसे रहेगा, आर इज डिफाइंड ऑन, आर इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। इस बात का क्या मतलब है, ए से बी में नहीं डिफाइन हो रहा है, डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। सबसेट होता है ए क्रॉस बी का तब उसका मतलब होता है, डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी एक सेट है, इससे ए क्रॉस बी में ही डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर कैसा ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाला है, इसका कोई एलिमेंट होगा जो इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाला है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जैसे जो एलिमेंट्स होता था वो एलिमेंट्स नहीं होगा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। जैसा सेट ऑफ सेट्स पढ़े थे ना, सेट के अंदर सेट, वैसे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। समझ गए? अगर सिंपल आर ए से बी में डिफाइन होता है तो क्या लिखते हो, ए का कोई एलिमेंट फिर बी का कोई एलिमेंट, ये आर का वैल्यू होता है।
ऐसे होता है ना। लेकिन इसमें डिफाइन करोगे तो इसका एलिमेंट भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और इसका एलिमेंट भी एक। ये सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर जेईई मेन में आजकल आ रहा है। अगले क्लास में हम लोग जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे।